नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आज मैं योग स्थल इंडिया के पेज से लाइव हूँ। मैं इसके डायरेक्टर सौरभ जी और सीईओ शिवम जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और तमाम वो टीम जो योग स्थल इंडिया के तत्वाधान में कार्यरत है और इसके पीछे जितनी भी उनकी महत्वाकांक्षाएँ और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो अत्यंत एक प्रेरणा अत्यंत ही एक मूल भावना के साथ में आगे आई हुई चीज़ें हैं और मैं चूँकि शून्य से शिखर तक आती हुई इस संस्था को देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है और साथ में आज आप सभी के सामने जुड़ते हुए मुझे अत्यंत गौरव का विषय महसूस हो रहा है। मित्रों, आज मैं आपके सामने जो विषय रखने वाला हूँ, ये वास्तव में एक ऐसी परिविधा के अंतर्गत है जो आपके आज के इस पैंडेमिक के टाइम में जो ये कोविड-19 का पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक के टाइम में बहुत ही नैतिक है, बहुत ही नैसर्गिक है, बहुत ही मूलभूत है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, ये एक ऐसा विषय है जिससे ना केवल भारत अपितु पूरा विश्व ऐसी समस्याओं से ग्रसित है। मानसिक अवस्था, जिसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि ये साइकोलॉजी होती क्या है? हमें ये समझना होगा कि आखिर ये हमारे मन पे जो कल तक हमारी बातों को मानना था, जब मैंने कहा कि हाथ ऊपर उठे तो उठे, जब मैंने कहा हाथ नीचे जाए तो नीचे जाए। ऐसा मन जो मेरे तमाम अवयवों को, तमाम चीज़ों को जो संचालित कर रहा था, जिसे मैं संचालित कर रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो आज मेरे कष्ट का कारक बन गया। तो आज हमें इसी विषय को समझना है। मन ऐसा होता क्या है? क्या वास्तव में मन नाम की कोई संरचना है? देखिए, मैं हूँ एक एनाटॉमी का टीचर और मैं ये बड़े अच्छे से समझता हूँ कि वास्तव में यदि एनाटॉमिकली देखा जाए, फिजियोलॉजिकली देखा जाए, तो मन नाम की कोई नैतिक संरचना, कोई भी स्थूल संरचना आपके शरीर में व्याप्त नहीं होती है। तो यदि ऐसा है तो हमें ये भी जानना होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरे पूरे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। बार-बार कुछ भी होता है तो बोलते हैं मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे यहाँ पे मेरा माथा मत खराब करो, इस तरीके की चीज़ें क्यों आती हैं? भाई यहाँ पे ऐसा क्या है? क्या पिट्यूटरी ग्लैंड मेरा मन है? क्या पीनियल ग्लैंड मेरा मन है? या फिर मेरा हाइपोथैलेमस कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिन या फिर ये मेडुला ऑब्लोंगाटा ये कोई ऐसी संरचनाएँ मेरे मन के तौर पे जानी जाती हैं? या सेरेब्रम या सेरिबेलम कोई है? या सेरेब्रम पिलस तमाम चीज़ें हैं, जो हमारे सामने आती हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में यही मेरा मन है। लेकिन आप एनाटॉमिकली जाके देखिए, किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछिए, आप खुद भी अगर आप पढ़ते हैं, कहीं ढूँढते हैं, तो मन नाम की संरचना स्थिर आपके पूरे मस्तिष्क में नहीं। हर एक अलग-अलग चीज़ें हैं, वो एग्ज़िस्ट करती हैं, उनका कोई ना कोई रोल ज़रूर है, लेकिन इन सब में मन नाम की संरचना वास्तव में कहीं नहीं है। तो आखिर है ही नहीं तो फिर बीमार क्या है? भाई ऐसा क्या है कि मुझे अवसाद हो जाता है, मुझे अनिद्रा हो जाती है, मुझे तनाव हो जाता है, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद तमाम ऐसे रोग हैं जो आज के ज़माने में हो रहे हैं। और उनके वक्तव्य के जस्ट पीछे आप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक विशेष साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में घुस चुके हैं। आखिर ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? क्यों आपके अंतरंग में ऐसी भावनाएँ आती हैं कि जैसे आपका मन कुंठित हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो और आप एकाएक ऐसी अवस्था तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको आत्महत्या ही सॉल्यूशन दिखता है। मित्रों, ये निस्संदेह एक ऐसा विषय है जिस कम से कम हज़ारों, लाखों ऐसे लेख आए हुए होंगे, जो आपको ये महसूस कराते हैं कि वास्तव में साइकोलॉजी ऐसे है, वैसे है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो जो मूल बात है, जो आपको ऐसे पर्सपेक्टिव में डाल देती है, उन बातों के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं।
तमाम लेखों में गीता जी ने कहा, रामायण जी ने कहा, महाभारत जी ने कहा है और उसके अलावा अन्य बहुत सारे लेखकों ने इस विषय को माना है कि मन नाम की जो संरचना होती है, वो एक ऐसी संरचना होती है जो कंट्रोल की जा सकती है। आपको मंत्र के माध्यम से कुछ किसी ने बताया, किसी एक परिभाषा कही है, मनानाथ त्रायत इति मंत्र, यानी जो मन का त्राण करे वो मंत्र है। तो इसका तात्पर्य ये है कि मन नाम की संरचना तो है शरीर में। अब भाई मन क्या है? भाई मन के विषय में आपका मन, देखिए मन की गति के विषय में ये बात पूछी युधिष्ठिर से यक्ष ने कि ये बताओ संसार में पूरे विश्व में सबसे तेज क्या? तो उन्होंने बताया मन, मन की गति। मन की गति, आप तुरंत यहाँ हैं और तुरंत ही आप अमेरिका हैं। ये गति आपको बहुत आगे भी ले जाती है और यही गति होती है जो आपके शारीरिक या आपके आदि दैविक, आदि भौतिक पूरी योग्यताओं में आपको रोक देती है, आप नहीं आगे बढ़ पाते। एक इंटरव्यू के दौरान मैंने एक प्रश्न सुना, एक प्रश्न पूछा भी कि आप ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या है कि मनुष्य योनि में ऐसा क्या होता है कि देवता भी चाहते हैं कि मनुष्य योनि को प्राप्त करें। तो आगे से जवाब यही मिला था कि मनुष्य योनि ही वो योनि है जहां पे आप अगले लेवल को, मतलब अगली आध्यात्मिक उन्नति आपकी मनुष्य के ही जीवन में संभव हो सकती है। सोचिए आप। तो मतलब देवता जो थे, जो स्वयं श्री विष्णु थे, श्री विष्णु थे, जो पालक थे, जो नियंता थे, उनको भी जन्म लेना पड़ा राम और कृष्ण के अवतार में, और फिर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नतियों को अगले आयाम पे पहुंचाया और खुद को एक प्रारूप में सेट किया और एक नए विवेचनाओं के साथ में उन्होंने एक नई संयोजनाओं को जो प्रतिपादित किया वो हम सबके सामने। भाई हम राम को जानते हैं, हम कृष्ण को जानते हैं, है ना? तो इसमें एक एक कथा याद आती है मुझे बड़ी प्यारी सी। एक प्रश्न याद आता है कि जब भी ये पूछा जाए कि भाई भगवान के शिष्य थे हनुमान और भगवान के शिष्य थे अर्जुन, तो मतलब भगवान श्री राम के शिष्य थे हनुमान, श्री कृष्ण के शिष्य थे अर्जुन, भगवान राम भी विष्णु के अवतार, कृष्ण भी विष्णु के अवतार, सबके पास उतनी ही क्षमताएं, सबके पास उतनी ही योग्यताएं, सब कुछ सारी चीजें सेम। हनुमान जी के पास भी ऐसी ताकत, अर्जुन जी के पास भी धनुर्धारी अर्जुन, बहुत ऊर्जा, बहुत ताकत। लेकिन पूजा की बात आती है, जब हम पूजन करते हैं तो हनुमान जी को पूछते हैं, अर्जुन को क्यों नहीं पूछते? ये प्रश्न आया, पूछा ये प्रश्न काकभूषुंडी जी महाराज से। नैमिषारण्य धाम में काकभूषुंडी जी महाराज की कथा चल रही थी, वहां ये प्रश्न आया। तो उन्होंने इसका जो जवाब दिया वो मैं आपसे अंत में पूछूंगा और आपको अंत में ही बताऊंगा भी कि वास्तव में ऐसा क्यों है। देखिए ये सब मन की गति का है। मन की गति जो मतलब एक आप इस तरीके से समझिए कि यदि हम साइकोलॉजी को, आपके मन को, देखिए साइकोलॉजी जो है वो पूरी पूरी आपके मन पे ही है। आपका मन किस प्रकार अपने काम को करता है, किस प्रकार अपनी चीजों को आगे बढ़ाता है, ये ही आपकी गतिविधि है। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक जिन्होंने प्रकाश को तरंग से कण मनवाने पे पूरे विश्व को इस बात पे एग्री कराया कि प्रकाश सिर्फ तरंग नहीं कण भी है, और उसके बाद में E=mc² का फॉर्मूला दिया और उन्होंने बताया कि भाई प्रकाश जो है उसकी विद्युत चुंबकीय तरंगे तो होती हैं लेकिन फोटान के तौर पे भी ट्रेवल करता है, मतलब वो कण भी है। समझ रहे हैं आप? तो ये कैसे संभव कर पाया आइंस्टाइन ने? आइंस्टाइन ने ये संभव कर पाया अपने मन पे कंट्रोल करके। आप यदि भाई मन जो है, सूर्य भगवान के 7 घोड़े जिस प्रकार तमाम दिशाओं में भागने की कोशिश में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मन है। आप एक बार शुरू करते हैं तो अगले अगले लेवल तक पहुंचते चले जाते हैं। आपको कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी करनी है कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये तमाम प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे। तो इन प्रश्नों के समाधान के तौर पे मैं आपको एक बड़ी गजब चीज दिखाने वाला हूँ। मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है कि आप जब इस चीज को देखेंगे तो आप खुद ब खुद ऐसा महसूस करेंगे कि वास्तव में ये पूरी जो विधा है, जो पूरी ये जो ये पूरा पैटर्न है, ये पूरा पैटर्न सिर्फ इसीलिए बना ही है कि आप इसमें एक अगले अगले आयाम को प्राप्त कर सकें। आप अगले आयाम को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, क्या है ऐसा जो आपको आगे ले जाएगा, इसके लिए हमें समझना है कुछ मूलभूत बातों को। अब ये मूलभूत बातें कैसे होंगी, इस विषय को समझने के लिए हमने एक आपके लिए बड़ी आसान सी क्रियाविधि डेवलप की है जो आप समझेंगे। ये आपको इस समय थोड़े समय बाद मेरी स्क्रीन दिखेगी। ये है मेरी स्क्रीन। अब यदि आप मेरी स्क्रीन को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये क्या है। आखिर एक सेकंड रुकिए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखनी शुरू हो जाएगी, फिर आप इसको समझ पाएंगे कि ये चलेगा कैसे। आखिर जब हम बात करेंगे इसकी तो किस प्रकार से इसकी गति को हम ले पाएंगे। भाई मन की गति जो है ना, आज हमें वही समझना है कि हमें अपने पूरे मन की गति को देखना है, जानना है और समझना है। आप देखिए, ये एक सेकंड रुकिए, ये आप देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको ये स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। ऐसा है तो आप मुझे एक बार ज्ञात करा दीजिए, मैं फिर से प्रयास करता हूँ।
नहीं हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए, छोटा दिख रहा होगा ना? 1 मिनट रुकिए, मेरे को और समय दीजिए। अगले ही क्षण में मैं प्रयास करता हूँ कि आप तक ये पहुँच सके। तो हम बात मन की कर रहे हैं मित्रों आज। आपको ये जो कथा मैंने सुनाई है, इस कथा के माध्यम से आप ये ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में अर्जुन की पूजा क्यों नहीं होती है भाई। अर्जुन की पूजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि भगवान जब भी कहते तो उनके मन पे कोई गति ही उनके मन पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। जब भी उनसे पूछते कि अर्जुन ये करो तो क्यों करूँ? अर्जुन ऐसे करो तो क्यों करूँ? अर्जुन ये है तो क्यों है? अर्जुन वो है तो क्यों है ना? और हनुमान से जब भी बोलते हैं हनुमान ये है तो ये है, हनुमान ये है तो ऐसे है। तो हनुमान ने कभी प्रश्न पूछा, जय श्री राम बोलते और करने चले जाते। हनुमान लंका जाना है, हनुमान लंका पहुंच गए। हनुमान आपको सीता माता का पता लगाना है, हनुमान पहुंच गए। हनुमान आपको ये करना है, आपको पहाड़ लाना है, आपको ऐसे ये करना, मतलब कभी भी मन के ऊपर उनका ऐसा उनकी ऐसा उनका ऐसा कंट्रोल कि वो कभी भी जीवन में अपने आप को प्रभावी कर ही नहीं पाए। मतलब हमेशा अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश में रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो पूरी ये आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है, आप आप इस समय देखेंगे कि किस प्रकार से ये अभी मुझे लग रहा है आपके सामने स्क्रीन थोड़ी सी छोटी आ रही है, लेकिन मैं इसको बड़े करने की कोशिश में हूँ लगातार। 2 मिनट दीजिएगा और मुझे। ये दिख रहा है क्या? आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? बस स्क्रीन ही दिख रही है ना? अच्छा, एक एक बार और करते हैं बस। अ, उसके बाद से जब हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमने जीवन के उन आयामों को प्राप्त किया है, जो नैसर्गिकताओं की प्रासंगिकता में है। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मन की क्रियाविधि को। अब जब आप देखेंगे ये एक स्लाइड है, जो आपके सामने इस समय चल रही है। इसमें आप देखिए सबसे पहली जो चीज़ है, वो है आदि, ठीक है? जब हम लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे सामने, वो है आदि मेंटल एजिटेशंस जो हैं आपकी, जो आपकी मा मस्तिष्क की क्रियाविधि है। जब आप मस्तिष्क की क्रियाविधि की बात करते हैं, जब आप मस्तिष्क में आ जाते हैं, जब आप मस्तिष्क के लेवल को पहुँचते हैं, तो आपको मन के अलग-अलग, अलग-अलग बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिखेंगे। सबसे पहले मैंने एक जो चीज़ डेवलप की है, वो आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, वो आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है? ये है सबसे पहला पैटर्न। आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है? जब हम मन की बात करते हैं तो हमारे मन में 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है पॉजिटिव थॉट और एक होता है नेगेटिव थॉट। मतलब सकारात्मक भाव आपके अंतरंग में आया और एक नकारात्मक भाव। किसी भी विषय वस्तु को लेके जब भी किसी भी विषय वस्तु पे जब आप सोचेंगे, तो आप ऐसा प्राप्त करेंगे कि या तो आप सकारात्मक हैं या आप नकारात्मक हैं। या तो आपने वो विषय वस्तु प्राप्त कर ली है जो विषय वस्तु आपके लिए बनी ही नहीं है, मतलब जो विषय वस्तु आपके लिए बनी ही नहीं थी, वो आपने प्राप्त कर ली, या जो आप चाहते थे कि मुझे ये विषय वस्तु प्राप्त करनी है लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं, या तो आपकी अपेक्षाएं हानि में हो रही हैं, या तो जो आपने अपेक्षा किया था वो नहीं पूरा हो रहा है, या आपने बहुत सारी अपेक्षाएं कर ली तो वो सारी पूरी हो चुकी हैं। ये 2 चीजें हो सकती हैं मित्रों। एक सिक्के का 2 ही पहलू हो सकता है, या तो आप उसका एक चित्त या तो उसका दो ही हिस्से हो सकते हैं किसी भी सिक्के के। वैसे ही मन है, मन जो है वो अपेक्षाओं पे है। जब आप ध्यान लगा के मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, तब आप प्राप्त करते हैं कि आपका मन जो है वो एकाएक ऑल ऑफ द सडन देखते हैं कि वो यहाँ है। कुछ गोल-गोल चीजें यहाँ ऐसे मूव करती है, और इतने में मतलब अगले 3 से 5 सेकंड के अंदर आपका मन अगली अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसमें जो भी चीजें जो आंखें देख रही हैं, या तो मन उस विषय पे पहुंच जाता है, या जो मुख बोल रहा है उस विषय वस्तु में पहुंच जाता है, या जो कर्ण आपके सुन रहे हैं उस विषय वस्तु में पहुंच जाता है, या आपकी तमाम 5 जो कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके अधीन में है। तो यदि आप यौगिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जब आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जब आप आदि व्याधि तमाम ऐसी चीजें जो आपके मानसिक स्तर की परिविधा से संलग्नित हैं, वो तमाम चीजें जो आपके मानसिक परिविधा से जुड़ी हुई हैं, तो जब आप इन विषयों की बात करते हैं तो आपके पास ये 10 इंद्रियों का सिस्टम आता है। 10 इंद्रियां क्या है? सब 10 इंद्रियां वो हैं जिससे आपकी पूरी मतलब ज्ञान इंद्रिया 5 और 5 कर्म इंद्रिया, जिसमें आंख, नाक, मुंह, हाथ, पैर ये सब आता है। और ऐसे ज्ञान ज्ञान हो गया, कर्म इंद्रिया भी इसी तरीके से। कहने का तात्पर्य है कि जब आप अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने मानसिक परिविधा में घुसने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, मतलब ये चार्ट जो है, इसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई है आदि, उसके बाद लिखा हुआ है मेंटल एजिटेशन, उसके बाद इसमें आप हैप्पीजार्ड कंडीशंस को आप देख रहे हैं।
दूसरी जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ नाड़ीज। नाड़ी क्या होती है? अब भाई नाड़ी जो है, देखिए शरीर, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपके जब आप मेंटल स्थिति में आते हैं, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो यौगिक पर्सपेक्टिव से डेवलप करने की कोशिश है। इसको पौंडीचेरी के एक विभाग अध्यक्ष ने अपने किताब में लिखा, मैं सोचा कि ये आपके सामने जरूर रखनी चाहिए। ये वो पौंडीचेरी में ये रिसर्च की गई और उसके बाद से उन्होंने बताया कि मन जो है वो बेसिकली दो चीजों से कंट्रोल हो सकता है। पहला, या तो आपके प्राणिक शरीर से या आपके नाड़ी से। नाड़ी क्या होती है भाई? नाड़ी जो है वो, ऐसे तो शरीर में 82,000 नाड़ी जितनी योनियां उतनी नाड़ियां बताई गई हैं, लेकिन मुख्यतः तीन नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीन नाड़ियों के विषय में हम बात करेंगे। और आपके प्राण, प्राण जो है वो वैसे होते तो 10 प्रकार है, लेकिन 5 मुख्य प्राण है और 5 उप प्राण है। अब उसमें 5 मुख्य प्राण कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। और वैसे ही उप प्राणों की बात करते हैं तो वैसे ही कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय और नाग, ये 5 उप प्राण है। हर प्राण का एक उप प्राण है, हर वेद का एक उपवेद है, हर एक चीज की एक उपविधा भी होती है। उसी प्रकार प्राणों का है। तो भाई मेंटल एबिलिटी में प्राणों की क्या आवश्यकता है? भाई आप सपोज कीजिए यौगिक फील्ड से नहीं है और आपने कोशिश की कि हमें प्राण के विषय में जानना है साहब। प्राण क्या होता है, प्राण कैसे काम करता है, तो आप एक बात बस समझ लीजिए कि जो आप श्वास ले रहे हैं ये भी प्राण वायु है। भाई आपके सामने हजारों तरीके की गैसेस मिली हुई हैं और आपकी नासाछिद्र में इतनी एबिलिटी है कि वो सबको खींच लेती है और ऑल ऑफ द सडन वो छाती में जाती है और वहां से सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके शरीर में बहुत छोटी मात्रा में दो चार और भी गैसेस जाती हैं, लेकिन वापस वो वापस से प्रश्वास के माध्यम से बाहर कर दी जाती हैं। तो हमारे शरीर में क्या सिर्फ साइकोलॉजी ये इतना ही पैटर्न है कि हमने ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग, सोडियम बाइंडिंग के माध्यम से हमारे शरीर को चला रही है? नहीं, इसके अन्यत्र भी बहुत है जो अभी विज्ञान तो सर्च करने में है, लेकिन हमारी यौगिक विधा जो रही है वो बहुत प्राचीन समय से इसको आइडेंटिफाई कर चुकी है और इसको आपके सामने पेश कर चुकी है। समझना होगा हमें ये कि प्राण को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। हमें ये जानना होगा कि प्राण को हम कैसे यूज कर सकते हैं। भाई प्राण देखिए, जब भी आप इनहेल करते हैं, जब भी आप एक्सहेल करते हैं, तो ये आपके प्राण वायु की शुद्धि का कार्य शुरू हो जाता है यहीं से। मतलब आप एक बात जान लीजिए, आपको ये पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक संरचना होती है कोशिका में, जो कोशिकीय श्वसन के लिए जानी जाती है। यहाँ तक तो विज्ञान पहुंच गया है, विज्ञान उसके अंदर भी पहुंचा। भाई वैज्ञानिकों ने तो कह दिया कि जो हमारे ऋषि हैं उन्होंने तो कह दिया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, लेकिन वैज्ञानिकों को तो आपको पता है प्रमाण चाहिए। भाई प्रमाणिकता तो ये सिद्ध करते हैं, प्रमाण में भी, अब योग में भी कहा गया प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ऐसी तमाम चीजें आएंगे। अभी आप किसी जो पतंजलि योग सूत्र पे जो अभी आगे वक्त आएंगे वो आपको बताएंगे, तो आप उनसे समझिएगा कि प्रमाण का क्या है उद्देश्य। बहरहाल मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि जो प्रमाण, ये प्रमाण की जो बात कर रहे थे हम, कि जब आप वैज्ञानिकों ने नहीं माना कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड कैसे है, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि ठीक है साहब, आप मुझे सिद्ध करके दिखाइए। तो वैज्ञानिकों ने खुद को ढूंढने की कोशिश की। हमारे ऋषियों ने बताया कि जैसा पिंड है, जैसी आपकी शरीर है, वैसा ही ब्रह्मांड है। मतलब आप हैं, आपकी पृथ्वी है, तो ऐसे ही वो कहीं ना कहीं पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सूरज के, सूरज भी चक्कर लगा रहा है, गैलेक्सी की सारी गैलेक्सी भी घूम रही है किसी किसी पिंड के। कौन कहाँ तक घूम रहे हैं आप? भाई आपके जो जो उड़ने वाले जो उड़न तस्त्रियां हैं, आपकी जो रॉकेट्स हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, आई है बस कि वो बृहस्पति और मंगल और शुक्र और शनि तक ही पहुंच पाए हैं। उसके पार भी तो बहुत कुछ है। भाई आप अपनी गैलेक्सी को तो पार कीजिए। एक नासा ने प्रोब छोड़ा, वो अभी पता नहीं कहाँ है, वो उड़ ही रहा है ना। भाई इतना सबको पता है कि सूरज भी गति कर रहा है, उसकी भी एक उम्र है, और सूरज के साथ गैलेक्सी जो अपनी आकाश गंगा है मिल्की वे, वो भी घूम रही है। मतलब आप घूम रहे हैं, आपकी पृथ्वी घूम रही है, आपके 9 ग्रह, जो 8 ग्रह, 6 7 ग्रह जो अभी वैज्ञानिकों के हिसाब से तो अपना है, अपने हिसाब से तो यौगिक के हिसाब से तो 9 ग्रह होता है। तो 9 ग्रह जो घूम रहे हैं उनका, और उसके बाद में सूरज घूम रहा है उनका, सूरज के साथ पूरी की पूरी गैलेक्सी घूम रही है उनका, मतलब सबका एक एक अपना आयाम है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें घूम रही है। अब ऐसे ही शरीर में बताया गया कि भैया यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, मतलब आपकी शरीर में भी कहीं ना कहीं कण है, मॉलिक्यूल। और ये कणाद ऋषि ने बड़े पहले सिद्ध कर दिया था कि आपकी शरीर जो है वो छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। अब सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, उन्होंने यही बात बोली। तो वैज्ञानिकों ने बोला इसको कि नहीं साहब, इसका नाम परमाणु है। अब उन्होंने बोला कि भाई जैसे सूरज के सामने सूरज बीच में है और कुछ घूम रहा है, वैसे ही वैज्ञानिकों ने बोला हाँ साहब बिल्कुल सही है। हाँ, एक एक तत्व है जिसका नाम है नाभिक। नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन उनका चक्कर लगा रहा है। भाई ये सिद्ध हो गया।
फिर बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो भी घूम रहे हैं। अब आप ऐसी स्थिति में प्राप्त करेंगे कि वहां के बाद से वो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी एक गति है। ऐसी अवस्था आती है जहां पे आप ये प्राप्त करते हैं कि वास्तव में वो जो तत्व है वो भी घूम रहा है ना। तो आंतरिक गति हो रही है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, ये ऐसे तत्व आ रहे हैं। यही बात बताई कि ये तो पिंड है, मतलब पिंड जैसी आपकी शरीर है भाई, आपकी शरीर ऑर्गन से बनी है। ऑर्गन के अंदर में आप जाते हैं, जब आप और अंदर जाते हैं तो आप प्राप्त करते हैं कि भाई ऑर्गन के अंदर भी कुछ ऐसा है। क्या है वो? तो भाई उसके अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे टिश्यूज हैं। टिश्यूज में जाते हैं तो भाई उसके अंदर भी है, कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं के अंदर आप जाते हैं तो आप प्राप्त करते हैं कि नहीं भाई उसके अंदर तो भाई साहब और भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म, तमाम चीजें हैं। आप उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus है, ऐसी ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हैं। उसके अंदर आप जाते हैं तो ये प्राप्त करते हैं कि अरे नहीं यहाँ तो न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस के अंदर और जाते हैं तो आप प्राप्त करते हैं यहाँ तो क्रोमैटिन जैसी, धागे जैसी कोई संरचना है। आप वहां जाते हैं, उसके अंदर भी आते हो, देखते हैं कि अरे यहाँ तो डीएनए आरएनए चिपके पड़ा है ना। डीएनए आरएनए के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं अरे ये तो गुणसूत्र है। भाई आपकी औकात अभी गुणसूत्र तक ही पहुंची है। और एक बात जान लीजिए कि कणाद ने जो बात बोली कि आप अंतरंग में घुसते चले जाओ, बहुत अंदर अंतर्मुखी चीजें हैं, अंदर से घुसो। योग में यही बात कही गई है कि आप आंख बंद कीजिए और खो जाइए स्वयं में। मानसिक अवस्थाओं में जब आप तमाम परिविधाओं को प्राप्त करते हैं तो आपका मन मस्तिष्क एकाएक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जो आपके सोचने के पार की चीजें हैं। आप सोच ही नहीं सकते भाई इस इन किताबों के पीछे क्या रखा है, आप नहीं सोच सकते। आपको तो भाई इतना पता है, एक आइडिया, ग्रॉस आइडिया कि इन किताबों के पीछे एक दीवार होगी। दीवार के पीछे क्या होगा ये आपको नहीं आइडिया। दीवार भी किसकी बनी हुई ये नहीं आइडिया। आप बस एक एक अपनी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है मित्रों, प्राण भी वैसा ही है। ये जो इतना विवेचन था अंतर्मुखी से बहिर्मुखी तक, बाहर से अंतरंग योग से बहिरंग योग तक, इन सब में हमें सिर्फ एक बात जाननी है कि प्राण एग्जिस्ट करता है। अब कैसे एग्जिस्ट करता है ये मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ हजारों तरीके से। भाई आप एक बात बताइए, आपके अंदर प्राण है, तैरिए पानी में, अगर आप सांस रोकते भी हैं तो भी आपके अंदर जब तक ऑक्सीजन है आप डूब जाएंगे। और जैसे ही ऑक्सीजन छूटा आप तैरने लगते हैं। मरी हुई लाश आपने कभी सुना क्या कि लाश कभी डूबती है? नहीं डूबती है। तो सारा वजन सिर्फ ये सांस का ही है? सांस का नहीं, सब प्राण का है। आपके अंदर प्राण है तो आप जल के अंदर तैर नहीं सकते हैं। आपको आपको तैरने की एक विशेष कला जाननी होगी। और जीवन ही कला ही जीवन है। बचपन से जब हम लोग बहुत छोटी क्लास में थे तो मेरे जो टीचर होते थे या आपके भी टीचर होते होंगे, वो क्या करते थे कि वो एक अपने बोर्ड पे आते ही क्लास में लिखते थे कला ही जीवन है। ये प्रश्न ही नहीं समझ में आता, कला ही जीवन है, जीवन फिर क्या है? अब जीव ये नहीं कि कोई बताता। भाई मास्टर जो थे वो कला के जीवन आराम जाते थे, दो चार गाय भैंस बनाते चले गए। भाई लेकिन कला ही जीवन है और जीवन क्या है, या जीवन ही कला है? ये दोनों एक तो द्वैधी भाव का प्रश्न कि कला जीवन है या जीवन कला है। तो ये दोनों चीजें हैं, वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा इन द सेंस ये भी वो है वो भी है, मैं भी तुम हूँ तुम ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ तो क्या मैं हूँ, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये जो एक एक शायर ने ये शेर लिखा है, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया। इसके पीछे बड़ी बड़ी विकटताएं हैं, बड़ी बड़ी शाब्दिक परिविधाएं हैं। आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि कैसे मैं ही मैं हूं तो क्यों हूं और तुम ही तुम हो तो क्यों हो। जीवन ही कला है तो कला जीवन क्यों है? कला जीवन है या जीवन कला है? ये प्रश्न आएगा आपके अंदर में। आप इस प्रश्न को जब ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि सब एक ही पेड़ है, एक ही वृक्ष है जिसके निकले हुए तमाम भाग हैं। भाई कोई पत्ती है, कोई तना है, कोई जड़ है, कोई शाखा है, कोई ऑक्सीजन है, कोई फल है, कोई फूल है, कोई पत्ते, कुछ भी है, वो एक ही पेड़ है। वो एक ही ब्रह्मांड है, वो एक ही परम पुरुष है, जिस परम पुरुष के परम पुरुष के शरीर से निकले हुए हम सभी हैं। और वैसे ही प्राणों की भी आवश्यकता है। मस्तिष्क में प्राण की बड़ी आवश्यकता है मित्र। आप अगर अपने प्राण को कंट्रोल कर लेते हैं तमाम विधाओं के माध्यम से जो आपके अंतरंग में स्थित है, जैसे अब हम प्राण ऊर्जा के बाद प्राण अपान की बात करें, समान की बात करें, उदान की, कूर्म, कृकर, देवता, धनंजय, ऐसे प्राणों को आप एग्जिस्ट तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए। अब कैसे होगा? तो इसके लिए योग में बहुत सिंपल प्रक्रिया बताई गई जिसका नाम है प्राणायाम। जब मेंटल एबिलिटी की बात करें तो प्राणायाम, ये हम समझेंगे कि कैसे मेंटल एबिलिटीज को हम मेंटल जो केयर की आवश्यकता होती है। देखिए मेंटल को मैं डिसऑर्डर नहीं बोलता, ये जो शब्द है ना ये मेरे हिसाब से बड़ा गलत है। मेंटल डिसऑर्डर, भाई मेरा मस्तिष्क मेरा मन बिगड़ गया, मस्तिष्क बिगड़ गया। अरे कैसे बिगड़ गया जब है ही नहीं? तो जो चीज है ही नहीं, तुम्हारा लिवर है लिवर फेल हो, तुम्हारा हार्ट है हार्ट फेल हो गया, किडनी है किडनी में पत्थर हो गया, लिवर है तुम्हारा लिवर सड़ गया, गल गया, बेकार हो गया, तुम्हारे पास पेट है तुम्हारे पेट में कब्ज है, तुम्हारे पास छाती है, तुम्हारी ऑक्सीजन नहीं आ रही है, अस्थमा है तुम्हें, ब्रोंकाइटिस है तुम्हारे पास, नाक है, आंख है, अंधे हो, कान है तुम बहरे हो, हाथ है तो लूले हो। ये हो सकता है तुम्हें, तुम्हारा मन है ही नहीं तो तुम्हारा मन मन कैसे बीमार हो गया? ये प्रश्न आपको जानना होगा। आपको ये समझना होगा कि असल में ये सब प्राण का ही खेल है।
और प्राण के अन्यत्र प्राण भी बहता है कहीं, कहाँ बहता है? प्राण बहता है नाड़ियों में। तो आपको ये जानना होगा कि नाड़ियाँ क्या होती हैं, और ये 82,000 नाड़ियाँ सब कहाँ खोजे, 82,000 इतनी तो नाड़ियाँ हम कैसे ढूँढ पाएँगे? भाई आप वैज्ञानिकों की बात करो, एक-एक न्यूरॉन का नाम रखते हैं ये, जो ये न्यूरोमेटिक साइंस वाले हैं, अभी एक आध एमबीबीएस भी सुने इस बात को, तो ज़रूर, या एमडी सुने इस बात को तो समझेंगे कि उन्होंने एक-एक न्यूरॉन्स का नाम रख रखा है, एक न्यूरॉन का नाम, उसके अंदर भी एक्सॉन्स हैं, डेंड्रॉन्स हैं, उसके अंदर की संरचनाएँ हैं। भाई आपके शरीर में मान लीजिए मैं आपके पैर को छुआ, आपके शरीर पे चींटी चढ़ जाती है, तो आपके शरीर को पता लग जाता है कि हाँ साहब चींटी चढ़ गई है। ये न्यूरॉन्स ही तो है, नाड़ियाँ ही तो है जो आपके प्राणों को बहा दे रही हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी शरीर पूरी स्वस्थ है। मेरी एक क्लाइंट थी, उनके उनके किसी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके नीचे पैर में उनको पैरालिसिस भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ कि उनका पैर काम करना बंद कर दिया। अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। भाई प्राण ऊर्जा का प्रवाह जब बंद हुआ आपकी नाड़ियों में, तो आप फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और फिर ऐसे ही प्राण ऊर्जा की जब आवश्यकता आपके मस्तिष्क को होती है, मस्तिष्क को प्राण की आवश्यकता कब होती है? बड़ा प्रश्न तो यही है। भाई मस्तिष्क को प्राण की आवश्यकता दो ही कंडीशन में होगी, या तो आपकी अपेक्षाएं हैं, आपने कोई अपेक्षा की कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऑडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तमाम भौतिकवादी चीजों में आपका मन संलिप्त है। एक चीज, या तो इसमें आप बीमार होंगे, मतलब बीमार नहीं, आपको केयर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, इस तरीके की चीजें। और दूसरी जो अवस्था है, वो अवस्था है आपका आपका लोनलीनेस, मतलब जब आप खुद को परब्रह्म परमात्मा से मिलाने की कवायद में अकेले होते हैं, और आपकी शरीर, आपकी आत्मा उस अकेलेपन का सही यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो वो अंदर परेशान हो जाती है और प्राणों का प्रवाह रोक देती है, नहीं जा रहा दिमाग में प्राण, बात खत्म करो। क्योंकि आत्मा का विषय है ना भाई, आत्मा जो है, देखिए आत्मा जो है, आत्मा का एक अपना विषय है, ठीक है, हर चीज का एक विषय वस्तु है, और हर विषय वस्तु में आपको ये जानना होगा कि आत्मा की जो वास्तविक विषय वस्तु है, वो है उसका ध्यान, उसका मेडिटेशन। भाई आप भोजन करते हैं अपने शरीर के लिए, आप देखते हैं अपनी आंखों के लिए, सुनते हैं अपने कानों के लिए, उससे आपकी शरीर नामक एक तंत्र, आपकी एक शरीर नामक संस्था चल रही है। लेकिन इन सबके अन्यत्र आपको एक बात ये जरूर जान लेनी है कि आपकी आत्मा की भी कुछ नीड है। भाई जब आप म्यूजिक संगीत सुनते हैं तो आप खो जाते हैं, वो कहाँ, आपका मन खोया गया? नहीं, आपकी आत्मा के लिए वो एक आपने उसका भोज्य पदार्थ दिया है। आत्मा की भी कुछ ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरत क्या है? वो ज़रूरत है प्राण। जब आप कभी भी अकेले होंगे, अब एक आजकल कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरे उसमें फ़ोन में आया कि वास्तव में अकेलापन लोगों को मार रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग अकेलेपन से मर जाए, ऐसा ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसे लोग, क्यों ऐसे अपने आप को नहीं ढूँढ पाते? ये आत्मा की गति है, आप समझिए ना। भाई आपको एक बात समझिए कि वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, वैज्ञानिकों का क्या है भाई एक समय था जब गैलीलियो ने बोला कि पृथ्वी गोल है और जहर दे दिया, अरस्तू ने बोला कि भैया समाज जो है, मनुष्य सामाजिक प्राणी, उसको जहर दे दिया है। तो ये समाज है साहब, वो गधे और आदमी की कहानी सुनी होगी आपने, और ये ऐसा ही है, आप या तो गधे बने रहिए, या आदमी या पुत्र, ठीक है, दुनिया आपको टोकेगी टोकेगी। तो आप तो इन बातों को, वैज्ञानिकता आपको हर बात का प्रमाण चाहिए। भाई आप प्रमाण को तो समझिए कि प्रमाण क्या होता है। अब प्रमाण के लिए किसी अन्य वक्ता से आप समझिएगा, नहीं तो प्रमाण विषय ही अपने आप में घंटे भर का विषय है, मैं नहीं इसमें जाना चाहता। बस आप ये समझ लीजिए कि आपके आत्मा की कुछ ज़रूरतें हैं, और उन ज़रूरतों को जब आत्मा अकेली होती है, जब उसके आस-पास में कोई ऊर्जावान शरीर नहीं है, या कोई किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है, तो उसे वो चीज़ें चाहिए। और वो क्या है? वो है उसका ध्यान, वो है उसकी शांति, वो है उसकी स्थिरता, वो है उसकी स्निग्धता, वो है उसकी सौम्यता, वो है उसका टोटल भाव, जिस भाव के लिए वो है उसकी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज़्म। ढूँढिए ना। प्राण ऊर्जा का सही प्रयोग यही है। आपको ये आइडिया लगाना है कि किस प्रकार से प्राण ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए प्राणायाम बताएगा, भाई प्राणों का आयाम लीजिए, वातावरण में दुनिया भर के प्राण खींचिए, जितना खींच सकते हैं, फूंकिए जितना आप कपालभाति ठोक सकते हैं। ये देखिए, ये चीजें आपके जीवन में आपको ये इसकी डीप साइंस तो बहुत है। मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड वे में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके मेंटल एजिटेशंस हैं, उसके लिए आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करती है। एक तो हैप्पीजार्ड फ्लो ऑफ प्राणा, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्राणा, और दूसरा है वो आपकी स्टेबिलिटीज ऑफ नाड़ी। पौंडीचेरी में ये लिखा लेखकों ने, ठीक है। तो नाड़ी में, नाड़ी का क्या प्रयोग है? नाड़ी का प्रयोग है कि आपका जो प्राण है वो उसमें बह रहा है। कहीं भी एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में क्या करते हैं, आपकी नाड़ी को ढूंढ निकालते हैं, नाड़ी को छेद देते हैं, या एक्यूप्रेशर में उस नाड़ी को दबाते हैं, उसके प्राण को प्रवाह को बहा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। एक्यूप्रेशर की तो पूरा पूरा विज्ञान ही एक्यूप्रेशर का इसी बात पे टिका पड़ा है। तो आप इन माध्यमों से एक बात को ये तो जरूर समझ पाएंगे कि भाई प्राण और नाड़ी दो चीज बड़ी जरूरी है साहब।
अब इसके अलावा भी इसकी कुछ यूटिलाइजेशंस है जिसमें आप उसके तमाम चीज़ों को, जैसे किस प्रकार से जो 3 फ़ॉर्मूले जो बताए गए कि इनका इनका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन किया सकता है। मैंने आपको बताया प्राण और नाड़ियों के माध्यम से कि आप इन चीज़ों को जब यूटिलाइज़ करेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी फिज़िकल अलाइनमेंट जो है वो एक्यूरेट हो रही है। अब एक बात देखिएगा, जो मस्तिष्क से थोड़ा बहुत भी हिला हुआ व्यक्ति है या जो हिला हुआ इन द सेंस कि जो भई ये कंगना रनावत जी बड़ा शब्द यूज़ करती हैं, हिला हुआ व्यक्ति है। तो हिले हुए व्यक्ति की बात सिर्फ़ इतनी है कि उसके ना पूरे पूरे चाल-चलन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आप देखेंगे। आपको लग जाएगा कि यार ये या तो यार सही में ये हिला हुआ है। क्यों हिला हुआ है? क्योंकि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह ही सही नहीं हो रहा है और प्राण का प्रवाह सही नहीं हो रहा है तो आपको प्राण के प्रवाह को सही करना है। ये 2 बातें इस इस पूरे पॉन्डिचेरी के विशेष लेख से जो मैं आपको बताने की कोशिश में था। अब बात करते हैं यौगिक व्यू पॉइंट से। क्या है यौगिक व्यू पॉइंट उस रोग का? तो जब हम बात करते हैं तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को, जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक केयरिंग की बात करते हैं, तो उसको हम 4 हिस्सों में बाँट सकते हैं। पहला है साइकिक फेज़, दूसरा है साइकोसोमैटिक फेज़, तीसरा है सोमैटिक फेज़ और चौथा है ऑर्गेनिक फेज़। ये शब्द आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्यों है? वो हम अभी देखते हैं। देखिए, जब हम साइकिक फेज़ की बात करते हैं तो ये आता है विज्ञानमय कोश की, ठीक है? जो कोशों की बात की गई है, आप बड़े प्रकांड विद्वान हैं आदरणीय कपिल केशरी भाई साहब, तो वो इस विषय में बहुत अच्छा देते हैं और इनके उनके आप जाके उनको देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में विज्ञान में, प्राण में और ये जो अन्न में जो जितने भी कोश हैं, इनकी आवश्यकता है। और साइकिक पर्सपेक्टिव में यौगिक पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं, तो विज्ञान में और मनोमय कोश का ही प्रयोग है वो साइकिक फेज़ में होता है। अब विज्ञानमय कोश क्या है? भाई कोशों के विषय में अभी हम आगे जानेंगे कि कोश क्या होता है और कैसे होता है। तो आप वहाँ पे और ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं योगा की एक योगा का कि प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस रोग को क्या है, कैसे देख सकते हैं, तो आप एक बात जान लीजिए कि जब आप योगा शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो फ़ेज़ है, जो साइकिक फ़ेज़ है, वहीं पे आपको लाभ मिलना शुरू होता है, ठीक है। आपके विज्ञानमय कोश, आपके मनोमय कोश में योगा तुरंत काम करना शुरू करता है क्योंकि प्राणों का प्रवाह नाड़ियों के माध्यम से बड़ी स्थिरतापूर्वक, स्निग्धतापूर्वक शुरू हो जाता है। ठीक है, जब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास में साइकोसोमैटिक फेज आती है। साइकोसोमैटिक फेज की जब हम बात करें तो इसमें मनोमय जो कोश है, मनोमय और प्राणमय, ये तो यूटिलाइज होता है। तो पहले वाले में विज्ञानमय और आपका मनोमय, दूसरे वाले में मनोमय और प्राणमय कोश यूटिलाइज होता है। ठीक है, ये भी बड़ा जरूरी है। कैसे? ये अभी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ठीक है, सोमैटिक फेज जो तीसरा फेज है, इसमें हम क्या करते हैं, अन्नमय कोश की बात करते हैं। अन्नमय कोश वही आपके भोजन वगैरह वाला सिद्धांत जो है आपका, वो अभी यूटिलाइज होगा। अभी आप समझेंगे कि ये कोशों का क्या सिद्धांत है, कोश कैसे यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो सोमैटिक फेज में भी हमने देखा और ऐसे ही ऑर्गेनिक फेज में भी बात करते हैं, जो अन्नमय कोश के प्रयोग के माध्यम से आपकी फिजिकल बॉडी के लिए बड़ा जरूरी होता है। अब आप देखिए, ये आपके 4 आयाम, जो एक यौगिक पर्सपेक्टिव से हमने रोग को समझा कि हमारे हिसाब से 4 रोग, 4 कंडीशन मिलती है। सोमैटिक, साइकोसोमैटिक, तीसरा क्या कहते हैं, पहला साइकिक, साइकोसोमैटिक, सोमैटिक और ऑर्गेनिक। ये 4 कंडीशंस आपको मिली। अब इन 4 कंडीशंस के अलावा ये तो रोग, आपने रोग को समझा कि ये रोग नहीं, वास्तव में देखिए नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत आता है मित्रों कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। तो यदि हम मित्रता की बात करते हैं तो भाई किस प्रकार मित्र हैं वो हमें समझना है। ठीक है, अब देखिए रिड्यूस, जो स्ट्रेस की बात करते हैं, जो स्ट्रेस, हालांकि स्ट्रेस का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब किसी चीज को खींच देना। आपने दिमाग की नसों को खींच दिया भाई। प्राण, अब देखिए यहाँ पे दो दो भाव निकल के आएगा। प्राण आपका बह नहीं रहा है और आपने नस को खींच रखा है, लेकिन तो प्राण तो और अच्छे से बह जाना चाहिए साहब। आपकी ये नसें जो फंसी पड़ी थी, आपने उसको खींच रखा है, स्ट्रेस दे रखा है। मतलब आप देखते हैं ना कि ये खींच जाता है, टाइट हो जाता है, बाहर निकल आता है, ब्लड फ्लो बहुत तेज होने लगता है ऐसे। और योगा ये कहता है कि आप साहब आसन कराइए तो ब्लड फ्लो कराइए। नहीं, देखिए आपके पास में आपको चाहिए, सपोज कीजिए चीनी पानी, और मैं आपको पानी पानी पिलाए जाऊं तो आपको आनंद नहीं आएगा। वैसे ही मस्तिष्क के साथ में, यदि मस्तिष्क में ब्लड फ्लो हो रहा है और उसमें प्राण ऊर्जा की कमी है ना, तो वो स्ट्रेस देगा ही देगा। फिर वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, फिर आप एकाएक ना उन सारी चीजों से निकल भागना चाहेंगे। आपकी आत्मा की जो आवाज है वो आपको कराएगी और आपको बुलाएगी कि भाई उससे बाहर निकल के आ जाओ, भाग जाओ उससे। और फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे को मुक्त कर दो इस शरीर से। और यही कारण होता है कि व्यक्ति अपने आत्महत्या करने तक में अपने आप को बिल्कुल यूटिलाइज करता है। हम लोग नहीं कर सकते, सामान्य व्यक्ति आत्महत्या करें, अरे नो नो नो, क्योंकि वो मोह माया से ग्रसित है। लेकिन जैसे ही आत्मा आती है एक्शन में, आत्मा की आवाज जैसे आपके मस्तिष्क तक पहुंचने की कोशिश में आती है, मतलब प्राणिक ऊर्जा की शरीर प्रभावी होती है, तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप तमाम मोह माया के बंधनों से दूर हो चुके हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या किस तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, एक एक कथन है एपिक्टेस का, जो उन्होंने कहा, मेरा नॉट डिस्टर्ब बाय थिंग्स बट बाय द व्यू द टेक ऑफ देम।
चीजों से परेशान नहीं है, वो चीजों को किस प्रकार देखता है वो बड़ा जरूरी है। भाई वो गिलास वाली कहानी आपने सुनी होगी, अभी आएगा आपके सामने, आप ऐसा प्राप्त करेंगे कि भाई गिलास में पानी आधा भरा है या गिलास पूरी भरी है, आधी आधी पानी से आधी हवा से, है ना। ये सोचने की कवायद है, आप किस प्रकार सोच सकते हैं ये बड़ा जरूरी है। अब आप अवेयरनेस करें, आप एक तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। अवेयर के लिए कौन जरूरी है साहब, वो योगा। मूवमेंट करना होगा, कौन जरूरी है साहब, योगा। हॉबी आपकी आदतें बदलनी है, कौन बदल सकता है साहब, योगा। ब्रीथिंग करानी है साहब, कौन कराएगा, योगा। एटीट्यूड आपका, एटीट्यूड का मतलब देखिए नकारात्मक मतलब मत लीजिए, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, किस दृष्टि से देखते हैं वो बड़ा जरूरी है। अभी आपको उदाहरण से आगे समझाता हूँ मैं। विजुअलाइजेशन, आप चीजों को कितना दूर दृष्टि जो होती है ना, कि आप कैसा विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जैसे दीवार के पीछे क्या है ये आप विजुअलाइज कीजिए, मैक्सिमम संभावनाएं होंगी कि आप सही ही जाए, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन की पावर और ऑटो सजेशन, मतलब स्वयं से स्वयं की राय, ये बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है। यदि आप ये नहीं समझेंगे स्वयं से स्वयं की राय के विषय में, तो आप फिर फंसे रह जाएंगे। तो आपको ये जानना होगा कि स्वयं से स्वयं की राय भी बड़ी जरूरी है। अब देखिए ये एक लेख है आपके सामने, इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या है ये। देखिए एक चित्र आपके सामने दिख रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि टाइट टाइट टाइट, एक साइड में रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। स्पंद निस्पंद, इसको बोलते हैं स्पंदन निस्पंदन। ये एक विधि डेवलप की है, आशा है कि ये आपके लिए बड़ी जरूरी है, और जिन भी वैज्ञानिकों के माध्यम से ये चीजें पहुंचेंगी आप तक, आप इसको जरूर देखेंगे कि ये बड़ी जरूरी चीज है। देखिए स्पंदन और निस्पंदन क्या होता है, आप देखिए जब भी ब्लड फ्लो होता है आपके हृदय में, तो स्पंदन और निस्पंदन की प्रक्रिया, लप डप की आवाज आती है और आपका हृदय जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। ऐसे ही आपके शरीर में जब भी आप साइकोलॉजिकल कंडीशंस में जाए, तो आप भावना कीजिए कि आपके एक शरीर से प्राण आ रहा है और दूसरे साइड से प्राण निकल रहा है, दूसरे से आ रहा है पहले से निकल रहा है, जो हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक साइड से सांस आपने ली है, तो भावना कीजिए आपके पूरे मस्तिष्क में जा रही है, पूरे शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में जा रही है एक दिशा में, और दूसरे साइड से नकारात्मक चीजों को बाहर लेके निकल के आ रही है। जब आप इस प्रयोग को करेंगे, तो अभी इसका भी प्रयोग है, वो क्या है वो हम लोग अभी समझेंगे। इसके प्रयोग के माध्यम से बस आप इतना जान लीजिए कि आपकी शरीर जो है वो पूरी तरीके से तमाम भावों अनुभवों विभावों उन सबसे दूर होती चली जाए। भाई भाव भी कई प्रकार के होते हैं, अब ये भी विषय तगड़ा है, इसमें भी मत घुसाइए मुझे। भाव विभाव अनुभव प्रभाव द्वैधी भाव, ऐसे भाव आपको कम से कम 12 प्रकार के भाव मिलेंगे, और उन भावों में भी अब आप क्या द्वैधी भाव में क्या है, चिंता निस्तेज निष्प्राण, तमाम चीजें हैं जो आते आगे आती जाएंगी। बहरहाल अब देखिए एक जो इन सब में आप एक बात समझेंगे कि इन सब में साइकोलॉजी क्या कहती है। भाई साइकोलॉजी को हम देखा जाए तो इसका प्रयोग क्या, अब देखिए आपके सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं नीचे, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, एब्नॉर्मल साइकोलॉजी। आगे और भी हैं कुछ शब्द हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल, साइकोसोमैटिक और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और साथ में पर्सनालिटी साइकोलॉजी। आप मित्रों आप एक बात जान लीजिए कि आपको अपने यौगिक करियर में इनका प्रयोग बड़ा जरूर करना है। आपको ये जरूर समझना है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी डिसऑर्डर से या किसी भी ऐसी अवस्था जिसमें वो उसका मन परेशान है, उसकी आत्मा परेशान है, एक्चुअली उसका मन तो है ही नहीं, आत्मा है, आत्मा परेशान है ना। आत्मा परेशान है, वो क्यों परेशान है, आत्मा क्यों, देखिए इसको साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक सिर्फ मस्तिष्क से मत जोड़िए, इसको जरा आप यौगिक पर्सपेक्टिव में अपनी आत्मा से भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है उस व्यक्ति की जो एक विशेष अवस्था में जाता है, जिसमें उसको लगता है कि मुझे कोई कोई काम करना है। जैसे एक ओसीडी रोग होता है, आपने समझा होगा, जिसमें कंस्ट्रक्टिव डिजीजेस की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे कोई चीज गंदी हो गई तो लगेगा कि ये कैसे गंदी कैसे हो गई, या किसी को फोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, किसी को पानी से डर लग रहा है, नहाने से डर लग रहा है, ऐसा उसको प्रतीत होता है कि कहीं वो मर ना जाए, जैसे पानी रखेगा वो तुरंत उस पर मर सकता है, वो उस पानी से, जैसे वो पानी तुरंत ऐसे ऐसी हालत होती है। तो ये क्या है, इसके लिए आपको योगा में कुछ चीजें जो 6-7 चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। आपको डेवलपमेंट साइकोलॉजी को यूज करना होगा, आपको ये समझना होगा कि जो साइकोलॉजी माने जो मनोविज्ञान का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आती है, किस प्रकार से आप बढ़ सकते हैं, किस प्रकार की चीजों को लेके आप अपने जीवन में आगे आगे पहुंच सकते हैं, किस प्रकार की चीजों को लेके आप अपने नए आयामों को प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रयोग कीजिए और कराने की कोशिश कीजिए। प्रयास कीजिए कि वो व्यक्ति जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी को समझ रहा है वो ये समझे कि किस प्रकार से मनोविज्ञान वो आगे बढ़, भाई मनोविज्ञान किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वो ये लिखा तो वो है, उसका उसको उसमें मत जाइए। अब बस ये समझिए कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी किस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। फिर सोशल, उसको समाज से जोड़ने की कोशिश कीजिए। साइकोलॉजिकल, उसके फिजियोलॉजिकल, उसके उसके आदि भौतिक शरीर जो शरीर है उसको उसको किसी भी प्रकार से उसमें प्राण प्रवाह कराने की कोशिश कीजिए। फिर एबनॉर्मल, जहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जैसे उसको गंदगी से डर लग रहा है, तो जो एबनॉर्मल चीजें हैं उन चीजों से उसको दूर
दूर करने की कोशिश कीजिए, उसके डर को निकालने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो होती है एक्सपेरिमेंटल। अब आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, चूंकि आप योग अध्यापक हैं, आप योग से संबंधित व्यक्ति हैं, या आप योग करना चाहते हैं, आप क्लाइंट है सपोज कीजिए, और आपको योग करना है, तो आपको ये समझना होगा कि आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जिसमें मंत्र मंत्र जप हो गया, लय योग हो गया, राज योग हो गया, हठ योग हो गया, तमाम ऐसे जो योग की विधाएं हैं, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसके बाद साइकोसोमेट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ये जानना होगा कि किस प्रकार की साइकोमेट्रिक्स जो है वो देखिए, इवेल्युएशंस है। इवेल्युएशंस मतलब उदाहरण। भाई आपके पास साइकोमेट्रिक्स उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपने गिलास वाला उदाहरण लिया, आपके सामने गिलास रख दी मैंने, इस प्रकार के कुछ इंस्टेंट उदाहरण आप यूज कर सकते हैं। कॉग्निटिव और पर्सनालिटी। देखिए कॉग्निटिव यानी बिहेवियरल होता है, कॉग्निटिव का मतलब व्यवहारिक। व्यवहारिकता में किस प्रकार से आप चीजों को प्यूरिफाई कर सकते हैं। व्यवहारिकता में उसके व्यक्ति, भाई आपके सामने जब तक आप उसके सामने हैं, या जब तक आप परिवार वाले हैं, आपका कोई भाई, आपका बेटा, आपका पुत्र किसी परेशानी में, जब तक आप उसके सामने, तब तक वो परेशान नहीं, जैसे ही आप हटते हैं वो परेशान हो जाता है। तो उसकी कॉग्निटिव को समझने की कोशिश कीजिए। आपको उसके व्यवहारवाद को समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार से उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी को बदली जाए। और उसके बाद लास्ट में आती है पर्सनालिटी। उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि वो कोई अलग पर्सनालिटी है, उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत जो उसकी जो व्यक्तिगत शरीर है वो आपसे भिन्न है। उसको ये नहीं समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से वो आपसे अलग है। ठीक है, जिस समय वो आपको आपके जैसा महसूस करने लगेगा, वो व्यक्ति मन से दूर मन से मतलब अपने आत्मा को आपसे कोरिलेट करा पाएगा, आपकी प्राण ऊर्जा से वो खुद को रोक पाएगा, आपकी प्राण ऊर्जा तक खुद को संभाल पाएगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। किस प्रकार के मनोविज्ञान को हम प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं आत्मा विज्ञान में। क्योंकि भाई ये मनोविज्ञान आप कह रहे हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आपकी बात मैं मानता भी हूँ, लेकिन मेरी जो बात है, जो मेरी शोध है, जो मैं खुद से मैंने प्राप्त किया, वो ये है कि भाई आत्मिक शरीर आपकी परेशान है, तो ये आत्मा का विज्ञान है। अब ये इसमें आपको कुछ चीजें करनी होगी, क्या क्या, जैसे इंट्रोस्पेक्शन हो गया, आपको प्रश्न की अवस्था लानी होगी खुद में। अगर आप भी परेशान है तो आपको भी ये करना चाहिए कि आप खुद में एक प्रश्न लेके आइए, भाई मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, किस लिए हूँ आया हूँ, क्या मेरे कर्तव्य है। इसमें आपको तमाम प्रश्न मिलेंगे, मेरा नाम XYZ है, मेरा नाम मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया। तो ये सब आपको धीरे धीरे फिर आपको एक ऐसा समय आएगा, जिस सपोज कि मैं सोचा मैं कौन हूँ, मैंने सोचा मैं शिवम हूँ। अब एक ऐसा समय आएगा जिस समय मैं मनुष्य हूँ वाला कॉन्सेप्ट, मैं आत्मा हूँ वाला कॉन्सेप्ट, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सत्योहम अहम ब्रह्मास्मि, ये वाली जो जो परिभाषा है, ये आपके अंतरंग में आती चली जाएगी। तो फिर आप समझेंगे कि आपको वास्तव में साइकोलॉजी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पहले ही लेवल पे ठीक हो जाते हैं, चलिए दूसरे लेवल पे भी जाते हैं। तो फिर जब आपने खुद को प्राप्त कर लिया, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जाने की कोशिश कीजिए, जहां पे आपका पूरा पूरा आप डिस्क्राइब्ड हो। एक्चुअली में आप क्या हो, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये समझना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको जानना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपका डिस्क्रिप्शन कितना जरूरी है। आप अगर XYZ है तो क्यों है, और यदि आप कुछ भी हैं तो क्यों है। ठीक है, मैं हूं तो क्यों हूं, मैं शिवम मिश्रा हूं क्यों हूं। आप अपने डिस्क्रिप्शन को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। फिर आप आती है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल में आप देखिए कि सपोज कि मान लीजिए मैं मेंटल किसी प्रॉब्लम में हूं, मैं बहुत, मेरे को स्ट्रेस है, मेरे को व्यापार में बहुत हानि हो गई है, मेरे को बहुत बड़ा कष्ट है, मेरे को बीमारी हो चुकी है, या कोई कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या करना चाहिए, मतलब मैं सपोज कीजिए मेरे को बिजनेस में बहुत बड़ा हानि हो गई है, तो मुझे ये समझना होगा कि मुझे क्यों हानि हुई मेरी, क्यों नहीं मैं इसका कोई दूसरा उपाय अपनाऊं। मतलब हार के जो बैठ जाने वाली आदत है, उससे हटने की कोशिश। और कंटिन्यू, भाई देखिए समय ही तो है, गुजर जाएगा, अच्छा है तो भी गुजर जाएगा, बुरा है तो भी गुजर जाएगा। अब ये भावना लेके आइए, मतलब समत्वम वाली भावना जिस समय आपके अंतरंग में आ गई, उस ही क्षण आप अपने जीवन को एक नए आयाम में सेट कर पाएंगे। जो चौथी सबसे जरूरी चीज है वो है डेवलपमेंटल। भाई देखिए, जिस समय गंगा का पानी बहना रुक गया, वो गंगा जल से सड़ा जल हो जाएगा। रुकता रुका हुआ पानी आपको पता है कि वो सड़ जाएगा। भाई नर्मदा हो, यमुना हो, कावेरी हो, कोई भी नदी हो, नदी का पानी यदि रुका तो सड़ जाएगा। तो भाई साहब समुद्र क्यों नहीं सड़ता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी गति हो रही है। वो देखिए, जो चीजें गतिमान है इस संसार में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रुक सकता है मित्रों। आप सोचे कि आप अपने पूरे मन को कंट्रोल कर लीजिए, तो रुकी हुई चीज तो आपको भी घातक कर बना देगी। आप अपनी आत्मा पे बस मिलाप कराना है आपको। आपको ये सोचना है कि जब भी आप जिस विषय वस्तु में चाहें, सिर्फ उस विषय वस्तु के विषय में सोच सके। ये एक बड़ा तगड़ा विषय है भाई। मैं इस विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों से मेल नहीं खाती मेरी विचारणा। वो सिर्फ इतनी है कि आप वो बोलते हैं मन को कंट्रोल कीजिए, मन को त्राण कीजिए। भाई कंट्रोल करने का क्या तात्पर्य है, ये कि मैं मन को रोक दूं, यही रुका रहे, इधर ही रह रहा है आंखों के बीच में, नहीं ऐसा नहीं है। वो इसलिए है ताकि आप उस पे भारी हो जाइए, उस पे हावी हो जाइए। जैसे आपने बोला, यदि अपने छोटे भाई को कि भाई पानी लाओ, तो वो पानी ले आएगा। आपने बोला किसी को भाई ये करो, तो वो ये करेगा। वो आपका उस पर कंट्रोल है। वैसे ही मन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ये बात है।
एक बार यदि आपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो फिर जीवन के किसी भी आयाम में आप बड़े स्थिरता पूर्वक अपने आप को सक्सेस में या अपने द्वैधी भाव से निकल के आप अपने समत्वम वाली भावना में पहुंच जाते हैं। ये है, ये 4 मेथड्स हैं जो आपको यूटिलाइज करना है। इंट्रोस्पेक्शंस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड डेवलपमेंट मेथड्स। ये आपको 4 मेथड। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। भाई स्वास्थ्य के विषय में एक बहुत तगड़ा श्लोक है। ये श्लोक है ये कहा गया सुश्रुत संहिता में कहा गया। सुश्रुत जी ने लिखा कि समदोषः समाग्निश्चः समाधातु मल्लिक्रियः प्रसन्न आत्म आत्म इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यादि धीयते। क्या है ये? Health is a dynamic balance of the elements and humors. Normal metabolic activity and efficient eliminations coupled with a tranquil mind, sense and control, contented self. What is that? If we talk about our health overall, आपके पूरे स्वास्थ्य की बात करें तो भाई आपका स्वास्थ्य जो है वो डायनेमिक बैलेंस करता है तमाम तत्वों में, तमाम आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, तमाम आपके शारीरिक जो आत्मा, इंद्रिय और मन है, इन सब में जो कंट्रोल करके आपको ठीक रखे वही तो स्वास्थ्य है। भाई आपकी क्रियाएं, आपकी प्रसन्नता, आपकी आपकी इच्छा, आपकी समधातु, आपकी समदोष, आपकी सारी चीजें बिल्कुल इक्वालिटी में है आप। भाई आप शरीर से स्वस्थ हैं, आपको कोई रोग नहीं है ना? पता चलता है अगले 2 ही दिन बाद आपको पता लगे कि साहब आपको सांस ही नहीं आ रही है। आप महसूस करते हैं मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन था, आपके मुँह में छाले आते हैं। क्या है ये? क्यों है ये? शरीर स्वस्थ है क्या आपके? बिल्कुल नहीं। शरीर तो टेम्परेरी स्वस्थ है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके पास में एक सेल है और सेल की ऊर्जा लगातार खत्म हो रही है। उस ऊर्जा में आप कुछ भर नहीं रहे। भरेंगे कहाँ से? भरने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि भाई आप मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो आप जाते हैं किसी पेट्रोल पंप पे और आप उससे बोलते हैं कि भैया ऐसा है पेट्रोल भर दो। अब पेट्रोल भर दिया। आपके शरीर में जो प्राण है वो जब भी समाप्त होता है तो आप क्या करते हैं? बीमार तो होंगे ही आप। भाई बीमार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो धीरे-धीरे रुकेगी। चलिए पेट्रोल नहीं खत्म हुआ तो वो तो बंद ही हो जाती है। पेट्रोल आपकी आत्मा है। वैसे ही आपके जो इंजन ऑयल है, अगर इंजन ऑयल खत्म हो जाए तो गाड़ी चलेगी, लेकिन ऐसा आएगा जिस समय इंजन ही बैठ जाएगा। ऐसा आएगा समय जहाँ पे आपका इंजन काम करना बंद, बात खत्म। कोई कोई रिश्ता नाता नहीं है आपसे। मोह-माया सब खत्म। तो ये ऐसे ही है, आपके शरीर में आपका स्वास्थ्य जो है वो बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ओवरऑल वेल-बीइंग पे समझना होगा। आपको ये आइडिया लगाना होगा कि किस प्रकार से आप अपने पूरे स्वास्थ्य को मतलब मन, स्थिति, इंद्रिय, तृष्णा, इच्छा, अभिप्सा, लिप्सा इन सब से ऊपर उठ के और किसी समत्व भाव में बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से और तमाम यौगिक विधाओं में यही एक स्वास्थ्य की परिभाषा भी दी गई है। अब बात करते हैं स्ट्रेस कर्व की। ये क्या है? अब देखिए, जब आप कैसे स्ट्रेस कर्व में जाते हैं, आप देखिए महसूस कीजिए। आप इनएक्टिव हो चुके हैं, मानसिक स्तर से या शारीरिक स्तर से या आधिदैविक या भौतिक या स्पिरिचुअल किसी भी लेवल से आप इनएक्टिव हुए। वो इनएक्टिवनेस धीरे-धीरे बढ़ती है, वो लेट बैक करता है फिर धीरे-धीरे। फिर आप महसूस करते हैं थोड़ा-सा कटा हुआ-सा महसूस करते हैं, फटीग महसूस करते हैं। फिर फटीग के बाद एग्ज़ॉस्ट होते हैं आप, एग्ज़ॉस्ट के बाद में एंग्ज़ायटी आती है, पैनिक होते हैं आप, एंगर आता है आपके अंदर, गुस्सा आता है, क्रोध आता है ना? उसके बाद आप समझते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप अभ्यास शुरू करते हैं तो फिर ब्रेकडाउन में जाते हैं और वहीं से जब ब्रेकडाउन होता है पूरा-पूरा तो फिर आपने अपने आप को कहा कि साहब मैं हूँ स्ट्रेस, मैं पागल हो गया हूँ, मेरा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? मैं मूर्ख हूँ और फिर आप कोई भी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। क्या है ये? क्यों है ये? आपको ये जानना होगा मित्रों कि हमारी जो कंडीशंस है वो स्ट्रेस के लेवल में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे आयाम में हर क्षण गुजर रही होती है। मैं मेरी पेन एक एग्ज़ाम में बैठा हुआ छात्र है, उसकी कलम नहीं चल रही है, उसको स्ट्रेस हो गया, अरे भाई! है ना? मेरा तो आजकल तो ये बहुत गंदी चीज़ है कि किसी को भी कोई चीज़ हो जाए, भाई बोलते हैं मेरे को सर्वाइकल है। अबे सर्वाइकल तो सबको है, मेरे को तो लंबर भी है, मेरे को थोरैसिक भी है, तुम्हें भी लंबर थोरैसिक है। सर्वाइकल तो हड्डी का नाम है ना साहब। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये लोगों को पता ही नहीं है। वो तो सुनते-सुनते उनको लगा अरे मेरे को तो जी गर्दन ऊपर नहीं जा रही है, सर्वाइकल है। सर्वाइकल मुझे भी। मैं गया क्लाइंट के घर में बोला कि साहब मेरे को सर्वाइकल है, बोले मुझे भी है। मुझे तो हाथ-पाँव भी है, मेरे को तो आँख भी है ना? तो ये क्या था? ये वो था जिसमें आप ये समझ पाते हैं कि वास्तव में आप उन चीज़ों को गलत आयाम से देखते हैं, गलत चश्मे से देखते हैं। स्ट्रेस सबको है, छोटे-छोटे स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस मतलब खिंचाव, तनाव। तनाव का मतलब किसी चीज़ को हमने खींच के तन्यता उसके अंदर दी है, टेंशन दी है हमने उसको। टेंशन मतलब तनाव। अब टेंशन ज एटीट्यूड को ले लीजिए आप, एक शब्द है एटीट्यूड, बड़ा एटीट्यूड है इसमें। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ भाई? आपके हिसाब से तो एटीट्यूड का मतलब घमंड हो गया, बड़ा घमंडी व्यक्ति है, इसके अंदर बड़ा अहंकार है, ये हो गया। लेकिन एटीट्यूड का मतलब हो गया दृष्टिकोण। शब्दों का खेल देखिए। वैसे ही तन्यता, टेंशन होती है, टेंशन का मतलब तनाव, किसी चीज़ को खींचना। मान लीजिए मैंने सपोज़ कि ये मेरी रुमाल है, मैंने इसको खींच दिया पूरा-पूरा, तो ये क्या हुई? ये तन गई है। इसको टेंशन में बोलते हैं। ये है तनाव। आपकी मस्तिष्क, आपकी परिवेदा, आपकी आत्मा, आपकी प्राणिक शरीर, आपका नाड़िक शरीर किसी प्रकार से किसी तनाव में, खिंचाव में। उस खिंचाव को दूर करने के लिए, उसको नॉर्मल बैलेंस्ड करने के लिए आपको योग की तमाम अवस्थाओं से गुज़रना होगा। ये स्ट्रेस का अर्थ है।
अब आइए बात करते हैं क्या है योग से कैसे क्या है जो युक्त। द गोल्डन मीन द सेंट्रल थीम ऑफ योगा, जो योग का मूल भाव है। ठीक है, गीता जी में कहा गया कि जो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ होता है वो ही है वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति। वही है जो हार्मोनी को समझता है, बैलेंस को समझता है, इनर स्टेबिलिटी को समझता है, और वो उसकी प्रक्रिया पूरी एक एक जो एक शीलता है, जो एक गुण है जो उसने डेवलप किया है, उसमें उसमें गुजरने की कोशिश में रहता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। अब स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये भी एक बड़ा विषय है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि स्थित प्रज्ञ का मतलब वो है जो ना ही किसी में, ना ही वो हकार में, ना ही ठकार में, वो किस दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो समत्व में है, वो बीच में है। ठीक है, बीच में है, और वो बीच के ही भाव में रुकने की कोशिश कर रहा है। नहीं है तो प्रयास करता है, एटलीस्ट बार सपोज कि मैं इधर हूँ, या तो मैं इधर से इधर चला गया, या तो इधर से इधर आ गया, लेकिन मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लगातार। ठीक है, अब ये इसके विषय में कुछ बातें बताएगी। बियॉन्ड पैशन, फियर एंड एंगर, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की है, किसी पैशन से दूर व्यक्ति है वो, कोई उसको पैशन, विशेष पैशन नहीं है, वो घृणा से दूर है, वो गुस्से से दूर है, वो किसी डर से दूर है। ठीक है, वो पॉजिटिवनेस और इगोइज्म से उसको कोई प्रभाव नहीं है, उसके अंदर कोई अहंकारशीलता नहीं है। अनबिविलियर्ड मतलब कंफ्यूज नहीं है, वो उसके अंदर कोई कंफ्यूजनेस नहीं है। ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है, वो किसी चीज को समझ सकता है। ठीक है, उसके वो सारे जीवों को जीव समझता है, मतलब जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं चीजें उसको एग्जिस्ट कराता है। ये है आपके स्थित प्रज्ञ की खासियत। ये इसी कोश की बात मैं कर रहा था। आपके सामने इस समय 5 कोश दिख रहे हैं, आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय। इन पंच कोशों के माध्यम से जो 5 लेयर ऑफ है हमारी एग्जिस्टेंस की, हमारी शरीर की, हमारी आत्मा की, हमारी परिविदा की, उसमें इन 5 कोशों से ही सारी डीलिंग्स चलती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा विषय है। पंचकोश अपने आप में 3 दिन का लेक्चर है, लेकिन आपको ये जरूर समझना होगा कि पंचकोश के माध्यम से ही अपने अपने प्राणिक शरीर को हम ठीक कर सकते हैं। आनंद में रहिए, विज्ञान मतलब चीजों को रेक्टिफाई कीजिए, समझिए, अपने आत्मिक शरीर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी प्राणिक शरीर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, और फिर अपने अन्न में जो आपकी डायरेटिक्स है उसके माध्यम से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप मांस खाओगे किसी चीज का तो आपके अंदर भी तो हिंसक भाव हमेशा रहेगा। मैं देखिए अभी इस समय कोरोना काल में, कल परसों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये आया कि लगभग लगभग 95% जो कोरोना के लोग हैं उनमें वो सारे के सारे मीट मांस खाते थे, वो सारे के सारे नॉन वेजिटेरियंस है। 5% लोग भी, और सबसे तेज जो रिकवरी रेट है, जो 5% लोग जो कोरोना के कारण से संक्रमित हुए हैं, बस जो 5% लोग जो संक्रमण को झेल रहे हैं, और जो जिनके अंदर फिर एक एक विशेष आती है, खांसते हैं, छींकते हैं, वो 5% लोगों का रिकवरी रेट लगभग 98% है। ये रिपोर्ट है WHO की, आप पढ़ लीजिए, उसके वेबसाइट पे है। तो कहने का मतलब पंचायत जो 5, आप शाकाहारी बनिए, शाकाहार जो है वो वायरस भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। और सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं उसमें लगभग 99% जो लोग हैं वो इसके ही हैं, जो मीट मुर्गा का सेवन कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं मन की। भाई मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये योगिक कॉन्सेप्ट है माइंड का। माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट और ईगो, ये 4 जो विषय हैं, जो थिंकिंग पार्ट, स्टोरिंग पार्ट, डिसाइडिंग पार्ट एंड कंट्रोलिंग पार्ट, योगा इन चारों विषय पे प्रयास करता है कि उनको कंट्रोल करें। योगा इन मन पे, मन मनसा नाम पूरे क्या है, मनसा नाम स्थित प्रज्ञम है ना, उसका चित्ता नाम, चित्त भी, अब चित्त की वृत्तियां भी प्रकार है, उसके भी प्रकार हैं, वृत्तियों के भी प्रकार हैं, वो भी क्लिष्ट हैं, है ना। ये भी बहुत बड़ा वो है। बुद्धि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा साइंस है। कहने का मतलब ये है कि बस आप इतना समझिए कि जो आपका सोचने का हिस्सा है, जो आपके सोचने के बाद जो प्रोसेस हुई, जैसे आपने सोचा कि मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगा, ये आपने सोचा, फिर आपने उसको स्टोर किया, आप गए उसको खरीद के लेके आए उसकी दुकान से, फिर आपने सोचा कि मैं पनीर टिक्का बनाऊं या पनीर की क्या कहते हैं, शाही पनीर बनाऊं, तो आपने सोचा शाही पनीर बनाते साहब, शाही पनीर बनाया, और फिर आपने उसको गैस पे चढ़ा दिया और आप कंट्रोल कर रहे हो उसको। That's it। पूरे विषय वस्तु को सोचने का यही 4 पार्ट है। ठीक है, अब इन 4 पार्टों को जब आप समझते हैं तो आप ये प्राप्त करेंगे कि धीरे धीरे आप अपने पूरे इस मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर पा रहे हैं। मतलब मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, चारों चारों पांचों हिस्सों से आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। ये एक बड़ा विषय है, लेकिन आपको बस ये समझना होगा इन 4 चीजों को, मनसा वाचा कर्मणा स्तर से भी आपको चीजों को निकालनी होगी। न्यूरॉन्स के विषय में एक बात कही जाती है मित्रों की, न्यूरॉन्स जो होता है वो हमारे शरीर का संवेदी तंत्र होता है। जैसे ही आपके शरीर को कोई छूता है, आपके न्यूरॉन्स आपके दिमाग को बताते हैं साहब किसी ने छुआ है। तो इतना तेज जिसका कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, मतलब जो 1100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके दिमाग में पहुंचता है, जिसके पास इतनी तीव्र गति हो, वो तो कुछ भी सोच सकता है। और सोचा भी बल्ब बना दिया, सोचा भी लैपटॉप बना दिया, सोचा भी फोन बना दिया।
जिन्होंने सोचा उन्होंने ऐसा बना दिया, और जिन्होंने तनाव ले लिया वो कहीं के कहीं रह गए। आपको ये समझना होगा कि योग जो है वो अभ्यास कराता है, वो रेगुलरिटी लाता है, रिदम लाता है, रिपीटिशन लाता है, और फिर आपको प्रैक्टिस में यूटिलाइज करा पाता है। ये योग के कुछ विशेष पहलू हैं, ठीक है? आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह कराता है, आपके नाड़ियों को शुद्ध करता है, और फिर आपके न्यूरॉन्स की जो गति है, जो आप सोचते हैं ना कि मुझे ये कैसे कंट्रोल करना है, उसको वो आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ योगा का ग्राफ देखिए, ठीक है? इसको ऊपर से पढ़ते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी improve, ठीक है? योगा का पहला नीचे से देखिए, ठीक है? ये इंटीग्रेशन ब्रीथ पैटर्न, मतलब ब्रीथ को पैटर्नाइज करता है, चैनलाइज करता है, ठीक है? कॉन्शियस फोकस रखता है। उसके बाद फिर माइंड के साथ में माइंड को स्थिर करता है। उसके बाद मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, स्टीडीनेस को बढ़ाता है, इमोशंस को कंट्रोल कराता है, और फिर जो फिजियो और साइकोलॉजिकल फंक्शंस उसको ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देता है। ये योगा का टोटल पैटर्न है। ओवरऑल यदि कहा जाए इस सारे पैटर्न के माध्यम से, तो हमें ये समझना होगा कि योग जो है वो इन तमाम विषय वस्तुओं के माध्यम से आपको एक संयमित आयाम देता है, शून्य से शिखर तक पहुंचाता है। आपको वो आयाम देता है जिस आयाम के माध्यम से आप अपने जीवन के तमाम प्रासंगिकताओं को शून्य से शिखरता तक लेके जा पाते हैं। ये योग के कुछ विशेष पहलू थे। ये योग का वो पहलू था जो आपके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। अब साहब ये आपके प्रश्न में मन में आएगी बात कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, लोग एकाएक पागल क्यों हो जाते हैं, लोगों के मन में ये ऐसी चीजें आती ही क्यों है, या लोग एकाएक लोगों को रात रात भर नींद क्यों नहीं आती। मेरे सिर्फ इन बात के अंत में ये बात आपको बतानी है कि आप यदि योग को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, अब इसमें दो बातें हैं, अगर आप योग के अभ्यासी हैं तो दूसरी बात है, और यदि आप योग के शिक्षक हैं तो दूसरी बात है। योग के अभ्यासियों के लिए, जो योग के अभ्यासी हैं, यदि वो योग को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं, तो योग का अध्यापक आपको उन सारी विधाओं से, कोशों से, आपके बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईगो, आपकी अपेक्षाओं, आपकी ऊर्जा, आपकी प्राणिक शरीर, आपकी नाड़ी शुद्धि, उन सबको कराएगा। और फिर आप प्राप्त करेंगे, या खुद से आप करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि आपको ना ही कोई भाई मेरे को किसी से कष्ट होगा, वो क्यों होगा? मान लीजिए मैंने सोचा कि मेरी XYZ से कोई अपेक्षा है, और यदि वो अपेक्षा टूट गई मेरी, तो मुझे बहुत दर्द होगा, होगा ना? अब ये दर्द, मुझे इस दर्द से मुझे हटना है। कैसे हट सकूंगा साहब? मैं हट सकूंगा यदि मेरी अपेक्षा नहीं, जा रहा है जाओ, तुमको मुझे 100 रुपए देने, नहीं देने, नहीं देने, जाओ। मेरा क्या है, मेरे को 1 लाख रुपए का फायदा होने वाला नहीं होगा, कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी चल रहा हूँ। भाई मैं इस संसार में करीब करीब 82,000, 82 करोड़, 82 लाख जितने भी हैं वो जीव जंतु हैं, ठीक है? लेकिन इनमें कमाता कौन है, नौकरी कौन करता है? सिर्फ मनुष्य। फिर भी भूखा सोएगा क्या भाई? बाकी के कभी कोई जीव जंतु भूखे सोए हैं क्या? भाई परमात्मा ने यदि मुंह चीरा है, आपके शरीर में पेट दिया है, तो भोजन की व्यवस्था करा देगा। और कर्म की व्यवस्था रखिए आप, चींटी है वो भी कर्म करती है, वो भी कंटिन्यूअस, काली वाली जो चींटी होती है उनकी रफ्तार देखिए, इतनी सी शरीर होती है और घूमती ऐसे है जैसे वो पूरे विश्व को घूम रहा है, और अपने से लगभग 200 गुना ज्यादा भार उठा सकती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है उनके सिर्फ अभिप्रेरण के माध्यम से। ये तमाम उदाहरण है। और यदि आप योग अध्यापक हैं तो आपको ये समझना होगा कि अन्नमय, विज्ञानमय, प्राणमय ऐसे कोशों का क्या प्रयोग है। आपको ये समझना होगा कि प्राण ऊर्जा किस प्रकार से प्रभावी है। आपको ये समझना होगा कि नाड़ियों का क्या प्रयोग है। और एक बात जान लीजिए मित्रों, यदि आप योग अध्यापक हैं तो आपको किसी भी तरीके से आज ये योग स्थल इंडिया के माध्यम से जो इन बातों को मैं बोल रहा हूँ, आपको ये जरूर समझना होगा कि आप तमाम चीजों को समझने की कोशिश शुरू कर दीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो जानिए, और जानते हैं तो और जानिए, और जानते हैं तो उसको यूटिलाइज कीजिए, और यूटिलाइज करते तो रिजल्ट लाइए, और रिजल्ट लाइए तो फिर आप योग अध्यापक कहलाइए, योग आचार्य कहलाइए ना साहब। गर्व होगा फिर आपको स्वयं पे। आप यदि सिर्फ जाते हैं और आसन करा के आ जाते हैं, देखिए आसनों का प्रभाव है, ये मुझे पता है कि अगर आप प्राणायाम कराएंगे तो आप भले ना जाने, लेकिन वो अगले व्यक्ति पे उतना ही प्रभाव देगा जितना वो जान के आप दिलाते हैं। लेकिन यदि आप उन चीजों को चैनलाइज करके बताएंगे ना अगले व्यक्ति को कि साहब इसका ये फायदा है, तो अगला व्यक्ति बहुत जल्दी जुड़ेगा। देखिए कुल मिला के इस पेंडेमिक में पूरा विश्व अपनी तमाम दुविधाओं से ग्रसित है। मित्रों, आपको ये समझना होगा कि आप उन व्यसनों, उन दुर्भावनाओं से हटिए, दूर हटिए, और योग शुरू कीजिए जीवन में। एक बार यदि आपने योग जोड़ लिया, भाई षड दर्शन है, षड दर्शन सांख्य हो गया, न्याय हो गया, मीमांसाएं हो गई, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, योग दर्शन, ऐसे दर्शन है, छह दर्शन है। तो छह दर्शनों में योग को अलग से क्यों दर्शन दिया? भाई आयुर्वेद भी दे सकते थे, है ना, लेकिन योग क्यों दे दिया? आपको सांख्य दिया, आपको न्याय दर्शन दिया, क्योंकि देखिए हमारे ऋषियों ने ये जरूर समझा कि भाई ये जो दर्शन है इनकी आवश्यकता है ना। आप योग एक ऐसा दर्शन है जो आपके जीवन से, दर्शन का मतलब जो आपको दर्शन कराए, सिंपल भाषा में, मतलब वो फिलोसफी का मतलब वो फिलोस और सोफिया, ज्ञान से आपका आपका अनुराग, आपका प्रेम, है ना। तो ज्ञान से प्रेम, फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिला फिलोसफी। तो सिमिलरली आपके योग
आपका जो दर्शन है, जो आपके जो फ़िलॉसफ़ी योगा फ़िलॉसफ़ी है, वो योग के मतलब योग के माध्यम से दर्शन और दर्शन के माध्यम से प्रेम। आपके किससे? आपके ज्ञान से, आपके अनुराग से, आपके आपके उस भाव से जो समाज सेवा में आपको अगले लेवल तक पहुँचाती है। कुल मिला के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को हम डिसऑर्डर्स नहीं बोलेंगे, एक चीज़, दूसरी चीज़ उसको साइकोसोमैटिक भी नहीं बोलेंगे, उसको आत्मिक शरीर से देखेंगे, तीसरी चीज़ हमें प्राण ऊर्जा बहानी है, चौथी चीज़ उसको रोगी नहीं बोलेंगे, रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं, छठी चीज़ कि हमें ये समझना होगा कि हमें नाड़ी शुद्धि में बड़ा काम करना है, सातवीं चीज़ हमें ये समझनी है कि योग एक ऐसा माध्यम है जो जीवन में तमाम साइकोलॉजिकल कंडीशंस को दूर कर सकता है। मन नाम की कोई संरचना आपके शरीर में व्याप्त नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जीवन में किस प्रकार से सकारात्मकता लेके आई जाए और सकारात्मकता के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो है सामाजिक उत्प्रेरण। आपको एक-दूसरे से जुड़ने की कवायद शुरू करनी होगी। आप जैसे-जैसे एक-दूसरे को जुड़ते चले जाएँगे, एक-दूसरे से मिलते चले जाएँगे, आप तो ऐसा महसूस करेंगे कि आप जीवन के नए आयाम को प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसी आयामशीलता आपके जीवन में एक नए संगठन को प्रतिपूरित कराती है और यही संगठन है जो आपके जीवन की तमाम परिविधाओं के माध्यम से आपको संयमित कराएगा, आपको संतुलित कराएगा और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से योग से आप ठीक होते चले जाएँगे। अब ये प्रश्न ज़रूर आएगा कि साहब कौन-सा योग करें? तो कौन-सा योग का मतलब आप कोई भी करो ना, सूर्य नमस्कार करो, फ़ायदा तो है ही है उसका, आप आसन करो, कोई भी आसन करो, फ़ायदा तो है ही है उसका। शुरू करो, योग सिर्फ़ आसनों पे नहीं है, प्राणायाम पे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तमाम है, अष्टांग योगा ही करो ना। तो अष्टांग योगा करोगे तो इसके तमाम लेक्चर्स और आजकल फ़ेसबुक पे लाइव क्लासेस हैं, तो बड़े आराम से आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सारे वक्तव्यों के साथ में मैं आज आप सभी से विदा लेता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। विशेषतर शिवम जी और सौरभ जी और अमन जी और तमाम वो लोग हैं जो जो इस योग स्थल इंडिया के द्वारा इस नेक कार्य को आज तक आप तक पहुँचाने की कोशिश की और आगे और भी अच्छे-अच्छे वक्ता आएँगे। तो कहने का तात्पर्य मित्रों कि आप जुड़े रहिए, पेज को भी सपोर्ट कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, साइकोलॉजिकल चीज़ों से उभरिए और प्रयास कीजिए कि आपके कारण कोई विशेष साइकोलॉजिकल में कंडीशन में ना जाए। सहयोग भी एक प्रकार का योग है, कीजिए ना, सहयोग कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत आभार आप सभी का। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत आभार। शांति पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्यासुः। ओम शांति, शांति, शांति सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। बहुत-बहुत आभार मित्रों, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।